रवि और संदीप एक चाय की दुकान पर बैठे हैं। रवि ने एक पुराने मकान में कमरा किराए पर लिया है और इस पर चर्चा हो रही है। संदीप, तू सच में मिश्रा जी का घर ले रहा है? पागल हो गया है क्या? अरे हाँ यार, किराया कम है, शांति है, और सबसे बड़ी बात, मुझे लिखने के लिए एकदम सही माहौल मिलेगा। वो घर सालों से खाली पड़ा था, कोई वहां टिकता ही नहीं। सुना है ऊपर के कमरे में कुछ अजीब होता है। भूत प्रेत की कहानियां सुनाने के लिए तू मुझसे बेहतर इंसान नहीं मिलेगा संदीप। हॉरर राइटर हूं मैं, इन बातों से डरूंगा तो लिखूंगा कैसे? मैं सीरियस हूँ रवि। उस मकान में पहले भी कोई किराएदार था, लेकिन 1 महीने के अंदर ही भाग गया। अच्छा, कौन था वो? नाम नहीं पता, लेकिन उसने मिश्रा जी से लड़ाई करके मकान छोड़ दिया था। कहता था कि रात में ऊपर के कमरे से अजीब आवाजें आती हैं। अब तो और मजा आएगा। रवि मिश्रा जी के घर पहुंचा। मकान पुराना था, दीवारों पर सीलन थी। मिश्रा जी दरवाजे पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। आ गए बाबूजी, सामान तो बहुत कम है तुम्हारा। जी हाँ, बस जरूरत की चीजें ही लाया हूँ। वैसे ये मकान काफी पुराना लगता है। पुराना तो है ही, बहुत से लोग आए लेकिन कोई यहाँ ज्यादा दिन ठहरा नहीं। क्यों, मकान में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, मकान तो बढ़िया है, बस ऊपर का कमरा मत खोलना। क्यों, उसमें क्या है? कुछ नहीं, बस यूं समझो कि वो कमरा बंद ही रहे तो अच्छा है। अब तो सच में देखना पड़ेगा कि ऊपर के कमरे में ऐसा क्या है। रवि अपना सामान मकान में रख चुका है। वह मिश्रा जी के पास बैठा है और उनसे मकान के बारे में बात कर रहा है। माहौल हल्का सा भारी हो गया है। मिश्रा जी, मैंने सुना है कि इस मकान में पहले भी किराएदार आ चुके हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिके। हाँ, कुछ लोग आए थे, पर किसी को ये जगह रास नहीं आई। रास नहीं आई या फिर किसी ने जाने पर मजबूर कर दिया? बाबूजी, आप लेखक आदमी हैं, समझदार भी लगते हैं, इसलिए आपसे साफ कह रहा हूँ, ऊपर के कमरे के बारे में मत पूछो और कभी वहां जाने की कोशिश मत करना। लेकिन क्यों, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है? कुछ चीजें सवाल करने से नहीं, भूलने से ठीक रहती है। अगर रहना है तो बस अपने कमरे में रहो, चुपचाप काम करो और समय पर किराया देते रहो। बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो अब और भी ज्यादा हो गई है। रवि को मिश्रा जी का व्यवहार अजीब लगा। उसे ऊपर के कमरे के बारे में जानने की बेचैनी होने लगी। अगले दिन वह पड़ोसी शर्मा अंकल से मिलने गया। नमस्ते अंकल, मैं रवि मिश्रा जी का नया किराएदार। अरे, तुमने वो घर किराए पर लिया? जी हाँ, लेकिन आप ऐसे चौंक क्यों गए? बेटा, वहां ज्यादा दिन मत टिकना। क्यों, क्या आपने वहां कुछ अजीब देखा है? देखो, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ऊपर के कमरे में जाने की गलती मत करना। उससे पहले भी 3 किराएदार आए थे और तीनों वहां से बदहवास हालत में भागे थे। एक तो पागलखाने में भी चला गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ वहां? पता नहीं, पर कहते हैं कि वहां जो जाता है वो अकेला नहीं रहता, कोई और भी वहां रहता है। रवि के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। रात का समय, मकान के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। रवि अपने कमरे में टेबल लैंप जलाकर लिख रहा है। घड़ी रात के 1 बजा रही है। तभी अचानक धीरे धीरे ऊपर के कमरे से फर्नीचर घसीटने की आवाज आती है। क्या मिश्रा जी अभी भी जाग रहे हैं? वह ध्यान लगाकर सुनता है। अब वहां हल्के हल्के कदमों की आहट आने लगती है, मानो कोई कमरे में चहलकदमी कर रहा हो। धीमे धीमे कदमों की आवाज बढ़ने लगती है। मिश्रा जी ने कहा था कि यह कमरा बंद रहता है, फिर ये आवाजें कैसी? वह धीरे से उठकर दरवाजे तक जाता है और ऊपर की ओर देखता है। सीढ़ियों पर हल्की रोशनी झलक रही है, जैसे कमरे के अंदर से आ रही हो। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। कौन है? कोई जवाब नहीं, केवल सन्नाटा। रवि को पहले दिन जो कुछ महसूस हुआ उसने उसे अपनी डायरी में लिख दिया, लेकिन दूसरी रात कुछ और ही घटा। वह लिखते लिखते थक गया और सोने चला गया। रात 2 से 45 बजे
रवि की आंख अचानक खुलती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। अंधेरे में कुछ हिलता डुलता दिखता है। कौन है? कोई जवाब नहीं। परछाई स्थिर खड़ी रहती है। तभी परछाई धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ती है और जैसे ही रवि घबराकर लैंप जलाता है, कमरा खाली होता है। ये क्या बकवास था? वह घड़ी की ओर देखता है। ठीक 3 जामर बजे हैं। उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ सपना नहीं था। अब रवि खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह उसका भ्रम था। लेकिन तीसरी रात कुछ ऐसा होता है जो उसकी हिम्मत की भी परीक्षा लेता है। रात 3 बजे ऊपर के कमरे से हल्की हल्की बड़बड़ाने की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई अंदर किसी से बात कर रहा हो। कोई अंदर कैसे हो सकता है? मिश्रा जी तो कहते थे कि वो कमरा बंद है। अब रवि के दरवाजे पर किसी के नाखूनों से खटखटाने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई पंजों से दरवाजा खुरच रहा हो। कौन है? दरवाजे के पीछे से एक धीमी फुसफुसाती आवाज आती है। खोल दो। कौन हो तुम? अब दरवाजे पर जोर से 3 दस्तक होती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। रात के अजीब अनुभवों के बाद रवि की जिज्ञासा अब डर से ज्यादा हावी हो चुकी थी। तीसरी रात के बाद उसने तय कर लिया कि वह ऊपर के बंद कमरे के बारे में और जानेगा। दोपहर का समय रवि मकान के पिछले हिस्से में जाता है, जहां ऊपर वाले कमरे की एक खिड़की है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और खिड़की की धूल साफ करता है। खिड़की से अंदर झांकते ही उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे के आदी होती हैं, उसे कमरे के कोने में एक लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखता है। परछाई एकदम स्थिर थी। रवि सांस रोककर मन में सोचता है, ये कौन है? मिश्रा जी तो कहते थे कि यहाँ कोई नहीं रहता। तभी कुर्सी पर बैठी परछाई हल्की सी हिलती है और रवि घबराकर पीछे हट जाता है। रवि अब ऊपर जाने की ठान चुका था, रात को नहीं बल्कि दिन में। अगले दिन जब मिश्रा जी कहीं बाहर गए हुए थे, वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर उस बंद कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे को देखकर ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। उस पर पुराना जंग लगा ताला लटका हुआ था, लेकिन दरवाजे पर कुछ और भी था। दरवाजे पर अजीब लकीरें खींची हुई थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। उन लकीरों के बीच में हल्के हल्के लाल निशान थे, जो खून जैसे दिखते थे। क्या यहाँ किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की थी? वह ताले को छूता है तो ठंडक उसके शरीर में दौड़ जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे फंसे एक पुराने अखबार के टुकड़े पर पड़ती है। रवि अखबार के पीले पड़े टुकड़े को उठाकर ध्यान से पढ़ता है। उस पर धूल जमी थी, लेकिन हेडलाइन साफ थी। युवती ने कमरे में की आत्महत्या, रहस्यमयी परिस्थितियां। रवि चौंक कर पढ़ता है। स्थानीय मकान में एक 24 वर्षीय युवती की लाश मिली, जिसे आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि उस रात उन्होंने किसी को उसके कमरे में बात करते सुना था, जबकि वह वहां अकेली थी। क्या इस कमरे में किसी ने खुद को खत्म कर लिया था? लेकिन फिर लोग कहते हैं कि वहां कोई रहता है। वह आगे पढ़ता है। अखबार की आखिरी लाइन उसके रोंगटे खड़े कर देती है। मृत्यु से एक दिन पहले युवती ने मकान मालिक को कहा था, यह कमरा मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या यह आत्महत्या थी या कुछ और? रवि के हाथों में पुरानी अखबार की कटिंग थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह उस जंग लगे ताले को छूता है और हल्के से हिलाता है। ताला बहुत पुराना था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। वह झिझकता है, फिर अचानक ताले की कील अपने आप खुल जाती है। अभी तो मैंने जोर से खींचा भी नहीं था, यह अपने आप कैसे खुल गया? दरवाजा धीमे धीमे चरमराता हुआ खुलता है। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन ठंडक का एहसास साफ था, जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो।
रवि जैसे ही कमरे में कदम रखता है, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। अंदर बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन जो सबसे डरावना था वह कमरे के बीचों बीच रखा एक पुराना पलंग था। पलंग पर एक काली परछाई बैठी थी, सिर झुकाए हुए। रवि उसे देखता ही रह जाता है। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। कौन है? परछाई कोई जवाब नहीं देती। धीरे धीरे उसका सिर उठता है, लेकिन चेहरा धुंधला और परछाई जैसा ही दिखता है। रवि की सांसें तेज हो जाती हैं। तभी दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। रवि चौंक कर दरवाजे की ओर पलटता है। ये कैसे बंद हुआ? वह अंदर से बंद हो चुका था। उसकी नजर अब कमरे की दीवारों पर पड़ती है। दीवारों पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को नोचा हो। एक जगह पर खून से किसी का नाम लिखा हुआ था, संध्या। संध्या, ये वही लड़की है जिसकी अखबार में खबर थी। उसकी नजर अचानक कमरे के एक कोने में रखे एक टूटे हुए आईने पर पड़ती है। वह अपनी ओर झांकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आईने में उसका अक्स ही नहीं दिख रहा था। रवि घबराकर पीछे हटते हुए, ये क्या हो रहा है? आईने में कुछ हलचल होती है और धीरे धीरे उसमें कोई और आकृति उभरने लगती है। वही परछाई जो पलंग पर बैठी थी। परछाई अब धीरे धीरे उठने लगती हैं और रवि की ओर बढ़ती है। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। गहराता अंधेरा, दीवारों पर खरोंचों के निशान और टूटा हुआ आईना, ये सब रवि के होश उड़ाने के लिए काफी था। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था वह सामने खड़ी परछाई थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कमरे की ठंड बढ़ती जा रही थी। रवि के पैर कांप रहे थे, लेकिन वह पीछे हटने की जगह खुद को संभालने की कोशिश करता है। कौन हो तुम? परछाई अब पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। यह कोई और नहीं बल्कि संध्या की आत्मा थी। उसका चेहरा पीला, आंखें खोखली और होंठ सिल दिए गए थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती चुप करा दिया हो। संध्या की आत्मा धीमे और दर्द भरी आवाज में, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ? संध्या की आत्मा आईने की ओर इशारा करती है। रवि धीरे धीरे आईने के पास जाता है और उसे साफ करने लगता है। जैसे ही धूल हटती है, उसमें एक पुराना दृश्य उभर आता है। एक लड़की, संध्या, जोर जोर से चीख रही थी और कोई आदमी उसे गला दबाकर मार रहा था। और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मिश्रा जी थे। रवि आंखें फाड़कर, ये कैसे हो सकता है? रवि अब सब समझ चुका था। मिश्रा जी ने ही इस कमरे में संध्या की हत्या की थी और उसके बाद उसकी आत्मा यहीं कैद होकर रह गई। तभी से यह कमरा बंद था, लेकिन जो कोई भी इसे खोलने की कोशिश करता, संध्या की आत्मा उसे पकड़ लेती। तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। रवि झट से दरवाजे की ओर देखता है। मिश्रा जी बाहर से। मैंने कहा था ना उस कमरे में मत जाना। अब तुम भी बाहर नहीं आ सकते। रवि को एहसास होता है कि वह भी अब इस कमरे में फंस चुका है। रवि जोर से चिल्लाते हुए, तुमने संध्या को क्यों मारा? मिश्रा जी ठाका लगाते हैं। मिश्रा जी क्रूरता से, क्योंकि उसने मेरा सच जान लिया था और अब तुम भी जान चुके हो। रवि को गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी संध्या की आत्मा धीरे धीरे आईने की ओर बढ़ती है और अपना हाथ रवि की ओर बढ़ाती है। संध्या की आत्मा कांपती आवाज में, मुझे मुक्त कर दो, इस आईने को तोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। रवि के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। आईना टूटते ही कमरे में जोरदार चीख गूंज उठी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक धुएं जैसी चीज मिश्रा जी की ओर बढ़ती है। मिश्रा जी की चीख निकल जाती है और वह वहीं गिर पड़ते हैं। वह कमरे से बाहर निकलता है। वह नीचे भागता है, लेकिन जब वह मुड़कर ऊपर देखता है
तो कमरे का दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। मिश्रा जी अब कहीं नहीं थे। अगले दिन पुलिस को रवि की सूचना पर मकान की खुदाई करते हुए मिश्रा जी के कई और गुनाहों के सबूत मिलते हैं। वह कई सालों से लड़कियों को इस कमरे में बुलाकर उनकी हत्या करता रहा था। लेकिन जब पुलिस अंदर जाती है तो उन्हें कमरे में कुछ अजीब दिखता है। एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, लेकिन उसमें किसी का अक्स नहीं दिख रहा था, ना रवि का ना किसी और का, बस एक खाली अंधेरा। रवि दूर से देखता है और एक आखिरी बार आईने में झांकता है और उसे वहां अपनी परछाई की जगह संध्या की हल्की सी मुस्कान दिखती है, जैसे वह अब आजाद हो चुकी थी।